तो भैया डोनाल्ड ट्रंप पूछते हैं कि मेरे पास पावर है, डॉलर है, टैरिफ बम है, तुम्हारे पास क्या है? और भारत और यूरोप ने कह दिया मिलकर के कि हमारे पास माँ है, मदर ऑफ ऑल डील्स। तो लीजिए, डील्स की अम्मा आ गई हैं, बड़ी ताई। खुद को यूरोप का डैडी समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप को मम्मी ने, डील्स की मम्मी ने चेकमेट कर दिया। 27 जनवरी को 27 देशों का कुनबा यानी ईयू और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी भारत, दोनों ने हाथ मिला लिया। बड़ी ताई को मनाने की कवायद आज से नहीं 2007 से चल रही थी, जो 2026 में एक ठिकाने पर मुकम्मल तरीन हुई है। ग्लोबल ट्रेड का 25% हिस्सा अब एक पाले में आ गया है। क्या होगा अब डील मेकर डैडी का? डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं टैलेंट टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़ी ताई यानी इस डील को हमने ये जो नाम दिया है मदर ऑफ ऑल डील्स, जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा, इन बड़ी ताई को मनाने की कवायद 2007 से चल रही थी। 19 बरस का इंतजार खत्म हुआ, भारत और यूरोपीय यूनियन ने हाथ मिला लिया, ट्रेड डील पर मुहर फाइनली लग गई। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। We are creating a market of 2 billion people. हम 2 अरब लोगों का एक बड़ा बाजार बना रहे हैं। ये दरअसल 2 दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं की कहानी है, दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। ये दोनों दिग्गज आपस में साझेदारी चुन रहे हैं, वो भी पूरी तरह दोनों के फायदे वाली। ये एक मजबूत संदेश है कि साथ रहकर, साथ काम करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आज की वैश्विक चुनौतियों का सबसे अच्छा जवाब है सहयोग। ये व्यापार समझौता हमारी सप्लाई चेन को और मजबूत करेगा और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ताकत को बढ़ाएगा। इससे छोटे बड़े सभी निर्यातकों को हर साल 4 अरब यूरो तक के टैक्स से राहत मिलेगी। और सबसे अहम बात, इससे भारत और यूरोप दोनों में लाखों लोगों के लिए अच्छी नौकरियां पैदा होंगी। And it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. लबोलुआब ये है कि अब आने जाने वाले सामान पर टैक्स या तो नाम मात्र का होगा या बिल्कुल नहीं होगा। आपसी व्यापार के 96.6% सामान पर टैरिफ पर कैंची चल गई है, यानी इतने सामानों पर टैरिफ अब कम होगा। ये डील 2027 से जमीन पर उतरेगी। बताया जा रहा है कि 2032 तक भारत में यूरोप का माल 2 गुना बिकने लगेगा। यूरोप का दावा है कि इससे उनकी कंपनियों को 4 अरब यूरो 43,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। यूरोप अगले 7 साल में भारत से जाने वाले 99.5% सामान पर टैरिफ घटाएगा। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले समुद्री उत्पाद, चमड़ा, केमिकल, रबर, हीरे जवाहरात पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन खेती किसानी को इससे दूर रखा गया है। सोया, बीफ, चीनी, चावल और दूध, दही जैसे आइटम इस समझौते के दायरे से बाहर है। ये डील की समरी हो गई। अब जानते हैं कि इससे भारत और ईयू को कितना फायदा होगा। पहले भारत की बात करते हैं। समझौते से भारत को फायदा क्या? भारत के 99% से ज्यादा सामान अब यूरोप में बिना रोक टोक के बिकेंगे। कपड़ा, चमड़ा, मछली और ज्वेलरी वालों की चांदी है। 33 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। इन पर लगने वाला 10% टैक्स FTA लागू होते ही खत्म हो जाएगा। यूरोप से आने वाला खाने का तेल सस्ता हो जाएगा। मशीनरी पर 44% और केमिकल पर 22% तक का टैक्स लगता था, वो भी लगभग खत्म समझिए। हवाई जहाज और स्पेस से जुड़े सामान भी अब बिना टैरिफ के आएंगे। एविएशन सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। भारतीय टेक्सटाइल और कपड़ों पर 0 ड्यूटी लागू होगी। भारतीय लोग और भारतीय कंपनियां यूरोप के 144 सर्विस सेक्टर्स में काम कर सकेंगे। वहां
आना जाना और धंधा करना, व्यापार करना आसान होगा। अब यूरोप के फायदे भी देख लीजिए। उनके लिए भारत का विशाल बाजार, बड़ा बाजार खुल जाएगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए। इसके अलावा ईयू के देशों में बनने वाली लग्जरी कार, जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की आज रुचि है, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, और सिर्फ यही नहीं, स्कोदा और फोक्सवैगन की कुछ कार्स पर भी टैरिफ 110% से घटकर 40% पर आ जाएगा। बाद में इसे 10% तक घटाने का लक्ष्य है। इंतजाम और भी हैं। यूरोप की शराब और वाइन पर टैक्स 150% से गिर करके 20-30% आ जाएगा। यूरोपियन वाइन भारत में सस्ती मिलेंगी। बियर पर टैक्स आधा हो जाएगा। स्पिरिट पर 40% लगेगा। पास्ता और चॉकलेट जैसे प्रोसेस्ड फूड पर 50% टैक्स लगता था, वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सेक्टर के हिसाब से किसे कितना नफा और नुकसान होगा, आम लोगों की जेब पर इसका असर क्या पड़ेगा, ये आप हमारे शो खर्चा पानी में देख सकते हैं। आज का जो एपिसोड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। पर अपन टाइमिंग पर बात करते हैं। 2007 से 2026 19 साल तक ये डील लटकी रही, तो पेंच आखिर फंसा कहाँ था और इस बार ऐसा क्या हुआ कि बात बन गई। इसकी टाइमलाइन देखिए। 2000 के दशक की बात है, जब दुनिया को लगता था कि ग्लोबलाइजेशन ही तरक्की का रास्ता है। इसी दौर में भारत और यूरोप के बीच समझौते का खाका खींचा गया। 2007 में औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू हुई। 2013 तक दोनों पक्ष 15 राउंड की नेगोशिएशन कर चुके थे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 2013 में दोनों पक्ष रजामंद दिख रहे थे, लेकिन अड़ंगा लगा दो चीजों पर। एक, विलायती गाड़ियां, और दूसरी विलायती शराब। ईयू चाहता था कि इन सामानों पर 95% से ज्यादा एक्सपोर्ट टैरिफ खत्म किया जाए। इसके अलावा उसकी ये भी मांग थी कि भारत खेती और डेयरी सेक्टर खोले, लेकिन भारत अपनी घरेलू इंडस्ट्री को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं था। भारत में मनमोहन सिंह की सरकार के सामने चुनाव सर पर थे, सियासी मजबूरियां भी रही होंगी, कड़े फैसले लेने की गुंजाइश कम थी। नतीजा ये हुआ कि फाइलें ठंडे बस्ते में चली गईं। फिर 2022 आया। दुनिया बदल चुकी थी। कोरोना की मार और रूस यूक्रेन युद्ध ने समीकरण बदल दिए थे। धूल झाड़कर फाइलों को खोला गया। तब से लेकर अक्टूबर 2025 तक दोनों पक्षों के अधिकारियों ने 14 बार मीटिंग की। इन बैठकों में 2007 से 2013 तक तय हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो सवाल है कि इस बार फर्क क्या था? कार और शराब को लेकर के पुरानी जिद कैसे टूटी, बीच का रास्ता कैसे बनाया गया, साथ ही पत्रकारों से सुनते हैं। लेकिन बीते 20 सालों के दौरान बातचीत करते करते दोनों के बीच में एक तो इस मामले को लेकर समझ बन चुकी थी कि एक दूसरे की संवेदनशीलताएं क्या हैं। दूसरी बात, समय की एक बड़ी करवट कोविड के जरिए आई 2020 के अंदर, और उसके बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध ने। ये दो बड़े ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें आप इस पूरी यात्रा के अंदर टर्निंग पॉइंट्स कह सकते हैं। इसने यूरोप के नजरिए के अंदर एक जबरदस्त बदलाव लाया, और यह बदलाव था पहला कि कोविड के बाद यूरोप ने इस चीज को महसूस किया कि चीन पर उनकी निर्भरता जो है वो कई जगहों पर और कई वस्तुओं के अंदर बड़े घातक स्तर पर पहुंच गई। अगर मैं उदाहरण से आपको समझाऊं तो चाहे सोलर पैनल्स हो या सेमीकंडक्टर चिप्स हो, कई क्षेत्रों के अंदर 90% तक यूरोप की निर्भरता चीन पर हो चुकी थी, और ऐसी निर्भरता को कभी भी वेपनाइज किया जा सकता है, यानी उस निर्भरता का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा सकता है, आर्म ट्विस्टिंग या बाह मरोड़ने के लिए किया जा सकता है। यूरोप के अंदर इस चीज को लेकर घबराहट थी कि क्या हम उस खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और इस छटपटाहट और इस घबराहट के बीच ही यूरोप में इस बात को महसूस किया जाने लगा कि अब वक्त आया है कि हमें अपने विकल्पों को बड़ा करना होगा। साथ ही एक तीसरा टर्निंग पॉइंट और आया, और वो था डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति बनकर आना, जिसमें उन्होंने जो फैसले लिए, चाहे वो टैरिफ का फैसला हो, नेटो के अंदर अपनी फंडिंग को कम करने का मामला हो, यूरोप के जो साझेदार मुल्क हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ के 27 जो सदस्य देश हैं उनमें से 23 वो देश हैं जो नाटो के भी साझेदार मुल्क हैं, यानी नाटो के अंदर भी वो सदस्य देश हैं। और जब उन तमाम देशों से कहा गया कि आप अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जीडीपी का 5% अब रक्षा क्षेत्र में या नेटो के अंदर हिस्सेदारी के अंदर लगाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से एक चरमराती हुई, एक परेशान यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए ये बोझ बहुत बड़ा होने लगा, भारी होने लगा। ऐसे में जरूरत थी कि आखिर बाजार को बढ़ाया कैसे जाए, कहां वो नए बाजार तलाशे जाएं, कैसे साझेदारी को मजबूत किया जाए कि अर्थव्यवस्था का इंजन तेज रफ्तार से चले, और इतनी तेज रफ्तार से चले कि जीडीपी का 5% रक्षा क्षेत्र में लगाने के बावजूद खर्चा निकालने के लिए, चलाने के लिए व्यवस्था हो। तो ऐसे में भी भारत एक साझेदार, एक मजबूत साझेदार के तौर पर इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है। साथ ही यूरोप को जिन चीजों को लेकर चिंता होती है कि लोकतंत्र है या नहीं है, वहां मानवाधिकार की स्थिति क्या है, उन तमाम पहलुओं, उन तमाम लिहाज से भी भारत एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ में एक मजबूत और एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर
खड़ा था। अगला सवाल यह है कि क्या ये डील सिर्फ व्यापार की मजबूरी थी या बदलती दुनिया का तकाजा? क्या इकोनॉमिक्स से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स का रोल इसमें है? कहा जा रहा है कि इस डील के पीछे एक ऐसा किरदार भी है जो टेबल पर नहीं था और उसको एक संदेश पहुंचाया गया। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, खुद को यूरोप के डैडी समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति। ये हम नहीं कह रहे हैं, नेटो चीफ ने ट्रंप को खुश करने के लिए ये तमगा दिया था। फिर ये रिश्ता अचानक कमजोर कैसे हो गया? क्या भारत और यूरोप ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला हिसाब बना लिया? ऐसा हुआ भी तो कैसे? यूरोप तो अमेरिका का पक्का साथी हुआ करता था। जब भी हम, आपको याद हो कि वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न पावर्स की बात करते थे, पश्चिमी ताकतों की बात करते थे, तो अमेरिका के साथ यूरोप फ्री में गिना जाता था। अब वही यूरोप अमेरिका के मुखालिफ, उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो गया? ये नज़ारा ट्रंप की आंखों में चुभेगा ज़रूर। 26 जनवरी को इसकी तस्दीक भी हो गई। इस दिन ट्रंप के खास सिपह सलार और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बयान दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यूरोप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कहने लगे कि हमने भारत पर 25% टैरिफ लगाया ताकि वो रूसी तेल ना खरीदे, और यूरोप ने क्या किया? उसी भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर ली। बेसेंट का तर्क ये घूम फिर कर यही कि यूरोप रूस के जंग की फंडिंग कर रहा है, ऐसा आरोप। आप जानते ही हैं कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। वो कहते हैं कि 25% रूस से तेल खरीदने की सजा है और 25% जैसे को तैसे, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ है। पिछले एक बरस से ट्रंप के टीममेट्स, उनके कॉलीग्स, इन सब से जुड़े हुए तंज भारत को भेजते रहे हैं। कभी भारत को क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट यानी रूस की धुलाई मशीन कहा गया, कभी यूक्रेन युद्ध को मोदी की जंग बता दिया गया। यूरोप ने भी रूसी तेल खरीद बंद करने की अपील की थी, लेकिन भारत ने जिस तरह से भी इससे डील करना था किया, धमकियां सुनी, लेकिन बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से नहीं की, उसमें एंगेज नहीं किया। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पलट करके ट्रंप पर कोई हमला भी नहीं बोला। रूस से साझेदारी भी हमारे हित के अनुरूप बढ़ी या घटी में चलती रही, और अब रूस यूक्रेन जंग में हमारी तटस्थता का मजाक उड़ाने वाला यूरोप भी इस समय हमारे साथ खड़ा है। दूसरी ओर इस बीच यूरोप के अमेरिका से रिश्ते दिन ब दिन कमजोर हुए हैं। पहले ट्रंप को साधने की कोशिश की, डैडी वाला बयान उसी सिलसिले में एक जुगत थी, लेकिन हाल के महीनों में यूरोप ने भी खुल करके ट्रंप का सामना किया है। झगड़ा ग्रीनलैंड का है, ट्रंप उसे खरीदना हथियाना चाहते थे, यूरोप ने मना कर दिया तो ट्रंप बिफर गए, यूरोप को कमजोर बताया और टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। यूरोप ने जवाब में अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील को रोक दिया। यूरोप के कई देशों ने ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में भी शामिल होने के न्योते को ठुकरा दिया। इसी पस मंजर में, इसी बैकग्राउंड में भारत और यूरोप की ये डील हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब डील का ऐलान किया तो ट्रंप का नाम लिए बिना इशारों में कुछ कुछ कह गए। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। तो एक तरफ वो महाद्वीप है जिसका ट्रंप ने मजाक उड़ाया, बेइज्जती की, दूसरी ओर वो मुल्क जिस पर ट्रंप ने टैरिफ्स का पहाड़ लादा। हमने जानकारों से इस मुद्दे पर बात की, उनसे पूछा कि ट्रंप फैक्टर इस डील के पीछे कितना अहम था। सवाल ये भी कि क्या इस मदर ऑफ ऑल डील्स को देख करके ट्रंप मजबूर होंगे भारत के साथ बातचीत की मेज पर आने के लिए, या उनका गुस्सा थोड़ा और भड़केगा? इसका इम्पोर्टेंस इस समय इसलिए भी बढ़ जा रहा है क्योंकि हमारे साथ जो ट्रंप के ट्रेड टैरिफ को लेकर जो मतभेद है या जो इश्यूज हैं वो तो चल ही रही हैं। इस बीच यूरोप और ट्रंप के बीच भी इश्यूज हो गए, और ज्यादातर लोग ये मान रहे थे कि भारत के साथ, अमेरिका के साथ इस समय यूरोप भी मिल जाएगा। जब वो रूस के तेल की बात हो रही थी तो वो भी टैरिफ लगाएगा हम पर, बल्कि उसके विपरीत इस समय यूरोपियन यूनियन ने भारत में आके वो ट्रेड डील साइन की, जो कई मामलों में अमेरिका से ट्रेड डील से ज्यादा बड़ी है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो हमारा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ, वो बढ़ा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने इस समय जो भी ग्रीनलैंड का विवाद हुआ था या नेटो पर अपना जो उन्होंने जोर देना कम किया, यानी अमेरिकी खर्च करना बंद किया है और कह रहे हैं कि यूरोपियन उसमें खर्च बढ़ाएं, उसको देखकर भी जो स्ट्रैटेजिक डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, वो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। क्योंकि अब जो है
अमेरिका की तरफ ध्यान ना देके या वेस्ट एशिया की तरफ ध्यान ना देके अब यूरोपियन यूनियन भारत के साथ भी वो स्ट्रैटेजिक डील कर रहा है। तो इसका महत्व इससे भी बढ़ जा रहा है कि हमारी जो उनके साथ स्ट्रैटेजिक अरेंजमेंट था उसमें थोड़ी नरमी आई है या नमी हो गई है, आप ये कहें, अमेरिका के संबंधों के साथ, और उनके जो पाकिस्तान से रिश्ते इस समय नजदीक हुए हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन है यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों के लिए। जो पूरा जियोपॉलिटिकल माहौल दुनिया का बना है, जो पूरी अस्थिरता हुई है, और ख़ासतौर से जिस तरह से ट्रम्प सरकार ने पूरी बड़े देशों के ऊपर बहुत से उन्होंने टैरिफ लगाए, और पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम जो है WTO का, वो एक तरीके से चरमरा गया था। तो उसमें यूरोपीय संघ ने हालांकि उसमें अपनी डील अमेरिका के साथ कर ली थी, लेकिन ग्रीनलैंड के चलते अभी वो डील यूरोपियन पार्लियामेंट में फंसी हुई है, और भारत की डील तो हम जानते हैं अभी अटकी हुई है। तो ये एक तरीके से वो पूरा जो टैरिफ की जो उन्होंने युद्ध चलाया पूरे दुनिया के ऊपर, उसने दोनों देशों को निश्चित तौर से करीब लाया है। और इस पूरे एग्रीमेंट के थ्रू ये बताना भी चाहेंगे दुनिया को, और ये दर्शा भी रहे हैं कि अभी भी भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूरोपीय संघ तो एक दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये कैसे अभी भी रूल बेस्ड सिस्टम जो है ट्रेड का, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और ये अपनी ट्रेड डील करने के बाद उसको ये एक अपना दर्शाते हैं। लेकिन ये आपने जो पूछा कि इससे ट्रम्प साहब भड़केंगे या इससे भारत की जो ट्रेड डील उनके साथ चल रही है उसमें कुछ सुविधा होगी, अभी इसके बारे में कहना कुछ भी मुश्किल है। लेकिन अभी जो कल उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी के बयान थे वो तो थोड़ा अच्छे नहीं थे। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि जब तक आप ट्रम्प सरकार को भी वो क्या भारत का अमेरिका के साथ होगा वो अलग एक मुद्दा है, लेकिन उसके चलते निश्चित तौर से उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के इस जो इतने सालों से चल रहा था जो नेगोशिएशंस, उसको कंप्लीट कराने में एक थोड़ी सी निर्णायक भूमिका उन्होंने जरूर निभाई है। और इसका फायदा भारत को भी होगा, यूरोपीय संघ को भी होगा, और हो सकता है कि शायद इसका थोड़ा सा पॉजिटिव नतीजा भारत और अमेरिका के जो व्यापार की जो वार्ता चल रही है उसमें भी शायद देखने में मिले। लेकिन उसके बारे में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी उन्होंने कोई ऐसा बयान इसके बारे में ट्रम्प साहब ने खुद तो नहीं दिया है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति इतनी भी स्पष्ट सीधी लीनियर नहीं होती। नफा नुकसान का कोई आदि अंत नहीं है। ट्रम्प होते या ना होते, इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स का जुड़ना नियति ना हो कम से कम तर्क संगत तो है ही। इस मसले पर इंडियन एक्सप्रेस में फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सी राजा मोहन का एक लेख छपा। उनका ये कहना है कि ये ट्रेड डील ट्रम्प के अमेरिका का साइड इफेक्ट नहीं है, ये खिचड़ी रातों रात नहीं पकी है। राजा मोहन लिखते हैं कि ये समझौते एक लंबी डिप्लोमेटिक कोशिश का नतीजा हैं। अक्सर लोग विदेश नीति की बातों में इस मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक डेलिबरेट डाइवर्सिफिकेशन है, यानी बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझकर उठाया गया कदम। इसके दो मकसद हैं। पहला ये कि दोनों ही पक्ष चीन के साथ रिश्तों में जो जोखिम है उसे कम करना चाहते हैं। दूसरी वजह है अमेरिका, जिसका पारा कब चढ़ जाए और कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसे में एक टोकरी में सारे अंडे रखना अक्लमंदी नहीं है। कुल मिलाकर ये पिछले 10 सालों की डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है जो अब ब्याज समेत मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये फायदा ट्रम्प के टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकेगा? अर्थशास्त्र के जानकारों से समझते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले एक मुख्तलिफ मार्केट है, अलग मार्केट है, लेकिन हमें एक सहारा जरूर मिल जाता है एक नए मार्केट का। ये मुकम्मल सब्स्टिट्यूट या बदल नहीं है यूएस मार्केट के लिए, लेकिन एक सहारा ज़रूर है। वक्त मिल जाएगा एक ट्रांजिशन करने के लिए, और रशिया से अपना तेल और डिफेंस जो डिपेंडेंस है वो कभी ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा, और एक वक्त मिल जाएगा हमें ट्रांजिशन करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हुई है। एनी ट्रेड डील, कोई भी ट्रेड डील अच्छी होती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़, दोनों रीजन्स के मार्केट्स में प्रोडक्ट्स ज़्यादा आएंगे, कीमतें घटेंगी, कंज्यूमर्स ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं।
और लेबर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ओवर टाइम। और हिंदुस्तान के लिए ख़ास करके एक फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं अभी यूरोप से काफ़ी कम हैं, तो एक मौका मिलेगा हमें कि अपने स्टैंडर्ड्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सीबैम काफ़ी जिक्र में रहा है अभी हाल ही में, हमें अपग्रेड करने का एक मौका मिलेगा। ये तो व्यापार की बात हुई। भारत और यूरोप ने एक और बड़ा कदम उठाया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। अपनी तरह का ये पहला समझौता है। दोनों पक्षों ने रणनीतिक, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत EU सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर बातचीत की शुरुआत का भी ऐलान हुआ। इसका मतलब ये कि आने वाले वक्त में दोनों एक दूसरे के साथ खुफिया और संवेदनशील यानी क्लासिफाइड जानकारी साझा कर सकेंगे। इसके अलावा समुद्र में भी दोनों साथ दिखेंगे। रेड सी और गल्फ ऑफ गिनी जैसे अहम रास्तों पर भारत और यूरोप की नौसेनाएं मिलकर के गश्त लगाएंगी। जॉइंट पेट्रोलिंग होगी। मकसद है समुद्री लुटेरों पर नकेल कसना और नए तरह के खतरों से निपटना। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए हैं। अब वो पेस्को यानी परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले सकेंगी, यानी यूरोप की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने में भारत का भी हाथ होगा। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अलग से बातचीत का रास्ता खुला गया है। हाइब्रिड वॉरफेयर और साइबर सुरक्षा पर भी दोनों मिलकर के रणनीति बनाएंगे। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब बारी सुर्खियों की। क्या अमेरिका दबे पांव ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है? ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है क्योंकि अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में एंटर कर चुका है। माना जा रहा है कि अब अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में इजरायली लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर के इतनी सैन्य ताकत है कि वो ईरान पर हमला कर सके। दोनों देशों में यूं भी पिछले काफी समय से तनाव और कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं जिन्होंने पहले ही मना कर दिया है कि वो ईरान पर हमले के लिए किसी भी देश को अपना एयर स्पेस या समुद्री रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये देश हैं UAE और सऊदी अरब। लेकिन चूंकि भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत मौजूद हैं, इसलिए कई देशों से इजाजत लेने की जरूरत संभवतः ना पड़े। इन गतिविधियों पर दोनों देशों का कहना क्या है, ये भी जान लेते हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि उन्होंने एक बड़ा सैन्य बेड़ा भेजा है। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान अब सच में कोई समझौता चाहता है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। आज का दुनियादारी यहीं तक। आप जानते ही हैं कि 1 फरवरी को देश का आम बजट आ रहा है। ललन टॉप पर आप दिन भर बजट की कवरेज देख सकेंगे। हम लाइव भी रहेंगे और अलग अलग वीडियोस के जरिए बजट को आसान तरीके से समझाएंगे भी, जिसके लिए ललन टॉप जाना जाता है। शुक्रिया।